नमस्कार साथियों, मैं जसवंत सिंह भारती हिसार से कृष्णा क्लासेस का जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए आपसे संवाद कर रहा हूं। और आज हम लोग जो HPSC PGT फाइन आर्ट का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी तैयारी के संबंध में यूनिट वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे जुड़ रहे हैं। जो हमारा HPSC PGT फाइन आर्ट का सब्जेक्ट नॉलेज के टेस्ट की जो प्रिपरेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में यदि मान लो आपकी कोई क्वेरी है, यदि आपने कुछ पूछना है, कुछ भी XYZ जो भी आपके क्वेश्चन है, फीस से रिलेटेड है या PDF चाहिए जो भी है, तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं 94 169 60 333। इस पे आप पूछ सकते हैं 9416960333। तो इस पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग साथियों समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हमारी जो यूनिट है 20 यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग पहली यूनिट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग की जो 5 यूनिट है वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग कला से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कला क्या है। उसके लिए आप लोग सब लोग भी बुद्धिजीवी, आप लोगों को पता भी है भी कला क्या है, लेकिन हमें बस इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ये अब इंश्योर करना है कि हमने पेपर में लिखना कैसे है अपने शब्दों के अंदर। हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि हम लोग प्रत्येक कंसेप्ट को, प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक पाठ को समझ लें और उसके हिसाब से वो कैसा भी क्वेश्चन HPSC हमसे पूछती है उसको लिखने के लिए हम लोग समर्थ हो जाएं। तो जो लिखने का जो आप लोगों का जो काम है वो हमारी टीम जो है वो बड़ा आसान कर देगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग तो बस इन चीज़ों को समझ लो और हमें जाके फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में अपने शब्दों में केवल लिखना है। ये जो हम लोगों ने PDF या नोट्स या जो PPT तैयार करी है, ये बुक्स से बिल्कुल हार्ड शब्दों को सरल शब्दों में कन्वर्ट करके तैयार करी है। हमारी ऐसी आशा है कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आप लोग उस PDF को पढ़ लोगे या ऐप के ऊपर आप यदि ये जो PPT है इसको 2-4 बार देख लोगे तो भी आप जो हमारा टारगेट है 53 मार्क्स लेने का 150 में से, उसको आप अचीव कर जाओगे। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कला से। जैसे कि आप लोगों को पता है कला से ही हम लोग बिल्कुल शुरू से चले हैं। कला सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि कला क्या है। जैसे कि मान लो किताबों में भी लिखा हुआ है मानव जीवन कला है, प्रकृति भी कला है, चारों ओर कला ही कला है। देखो वैसे तो ये जो कला जो शब्द है ये है 2 शब्दों का, लेकिन इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व समाया हुआ है। यदि हम लोग जब पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट से हम लोग जुड़ेंगे तो हमें पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको एज ए शौक पढ़ोगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अब जैसे कि मान लो इतने सालों बाद हमें अब लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है और पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। समय तो अब खैर पढ़ने का अब आप लोगों का भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, तैयारी करनी पड़ेगी, हमें वो जुड़ना ही पड़ेगा। तो एज ए शौक हम लोग अब इसकी तैयारी करने जुटेंगे। जैसे कि अब लिखा है कला। कला जो शब्द है इसी के बारे में यदि हम लोग बात करें, जैसे हमने लिखना कैसे है, कैसे लिखें। कला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। तो एक लाइन होगी, कला को अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कला जो शब्द है ये सबसे पहले कौन सी भाषा में यूज किया गया आप लोगों को पता है? संस्कृत में। तो कला शब्द का सर्वप्रथम यूज कौन सी भाषा में हुआ? संस्कृत में। ये आपकी इसकी इंट्रोडक्शन की दूसरी लाइन होगी। अब हम लोग और यदि गहराई में जाएं, हम लोग प्राचीन हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में कला शब्द का प्रयोग हुआ है। और यदि हम लोग डिफाइन करें, इस कल को ले लो आप, इस आ की मात्रा को छोड़ दो, ये कल क्या है? कल, कल जो है ये शब्द ये कल धातु है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुशी, प्रसन्नता, इंजॉय। तो ये इसको भी हमने डिफाइन कर लिया। और यदि हम लोग जाएं तो एक किताबों में आपको लिखा हुआ है कड़ धातु। कड़ धातु क्या मतलब है? वो भी खुशी और प्रसन्नता से है। अब हम लोग जैसे कि अब ये तो इसका इंट्रो हो गया या हिस्ट्री हो गया, हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? देखो कोई भी कार्य यदि हम लोग करें तो उसको तो यूं नहीं है कि सब कामों को हम कला कह देंगे। कला तो फिर आर्ट तो वही है जिसके अंदर कुछ हमें दिखता है, झलकता है और कुछ वो बयां कर रही है, उसी को कला कहेंगे। अब जैसे कि हम लोग नॉर्मल बात करें भी कला किसे कहते हैं,
तो हम लोग कोई ना कोई कार्य, जैसे कि मान लो हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, तो हमारा उद्देश्य है भी, हमारा उद्देश्य ये है भी इस क्लास के माध्यम से हम लोग हमारा पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो पास कर जाएं, तो हमारा उद्देश्य हो गया। लेकिन अब इस उद्देश्य को यदि हम लोग कलात्मक तरीके से करेंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, ये आर्ट हो जाएगी। तो इसी शब्द में से और हमारे इस काम में से आप इसकी परिभाषा निकाल लो, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इसको लिखो, कोई भी ऐसा कार्य जिसका कोई उद्देश्य हो और वो कार्य कलात्मक दृष्टि से किया गया हो, उसे कला कहते हैं। बड़ी आसान होगी। कोई भी ऐसा कार्य है जिसके करने के पीछे उद्देश्य हो और वो टेक्निक से कला पूर्वक किया जाए, कुशलता हो उसके अंदर स्किल हो, फूहड़ता ना हो, उसे हम कला कहेंगे। एक लाइन में इसका आप लोग लिख दो, कला किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा कार्य है जिसको करने के पीछे कोई उद्देश्य हो और किया गया कार्य कुशलता पूर्वक हो, उसे कला कहते हैं। तो ये हो गई। दूसरा, यदि हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो किताबों में लिखा हुआ है भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, आनंद की प्राप्ति करना, आनंद देना, सुख की प्राप्ति करना, सौंदर्य, संस्कृति, इन सब को व्यक्त करना, ये भी एक कला है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्त किसी न किसी माध्यम से होगी। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यम की बात करेंगे तो उसके अंदर आप पेपर का, जैसे कि कोई चित्रकार है तो उसको चित्रकारी करने के लिए पेपर की, कागज़ की आवश्यकता होगी, तो उसके माइंड में जो विचार हैं, उसके भाव हैं, वो वहाँ पे उकेरेगा। तो उसकी एक ये टेक्निक होगी बताने की, जुड़ने की। यदि कम शब्दों में यदि हम लोग बात करें तो ये कला एक कम्युनिकेशन है, ये एक संचार का माध्यम है, ये जुड़ने और जोड़ने का माध्यम है, वही तो कला है। तो इस प्रकार आप अपने शब्दों में कुछ भी कला के बारे में लिख सकते हो। एक लाइन में यदि आप इसको डिफाइन करोगे तो आप इसके हिस्ट्री में जाके बता दोगे, कल धातु से निर्माण हुआ, इंग्लिश में आर्ट कहते हैं, संस्कृत में सबसे पहले यूज किया गया कड़ धातु, आर्ट का जो यूज हुआ, आर्ट जो शब्द यूज किया गया वो 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्ट का निर्माण कहाँ से हुआ? आर्ट का निर्माण अर्स से हुआ। अर्स जो शब्द है ARS, अर्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। अब इस अर्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब आपके जो कला की जो डेफिनेशन है वो हमने अपने शब्दों में देनी है, वो हमने क्लियर कर ली भी। किसी भी कार्य को करने की तकनीक कला है, स्किल जो है वही कला है। मतलब जो भी कोई हम काम करें उससे हमारा उद्देश्य सफल हो और हमें आनंद की प्राप्ति हो। जैसे कि मान लो एक टीचर की हम लोग बात कर लें, उसके लिए पढ़ाना कला है, उसको पढ़ाने से खुशी मिलती है। और जैसे कि मान लो आप लोग जुड़ रहे हो तो हमारा ये उद्देश्य सफल हो रहा है, ये भी कला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हमारे सब्जेक्ट को, टॉपिक को यदि अपने आप से जोड़ लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों, अब जैसे कि जो PDF है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि कला से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, चाहे वो 5 नंबर का आ जाए चाहे 3 नंबर का आ जाए, यदि कला की व्याख्या, कला का अर्थ, कला की अवधारणा, कला का परिचय यदि आपसे पूछा गया तो आपका 5 नंबर का यदि क्वेश्चन आया तो उसके अंदर हमारी और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, यदि आप इस प्रकार से लिख दोगे तो आप एग्जामिनर की कलम आपको नंबर दे के उठेगी। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया, लेकिन अब आपको बिल्कुल विधिवत रूप से बताते हैं पूरी इसकी हिस्ट्री, इसकी अवधारणा, इसका अर्थ। चाहे तो आप साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हो। ये देखो जी, जैसे मैंने आपको बताया हम कला का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। इस कला के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे ये हैं। कला का अर्थ क्या है, कला की व्याख्या करो, कला की अवधारणा करो, कला की परिभाषा लिखो, कला क्या है, कला का परिचय दो। ये जो 5, 6, 7 जो क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले, आपने लिखना यही है। आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन लेखन कला आपको बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। मैंने सीधा इंग्लिश में लिख दिया रिलेटेड है, तो आसान है, आप इसको संबंधित भी लिख सकते हो। लेकिन आप कला
संस्कृत भाषा से रिलेटेड शब्द है कला, बड़ा आसान है, आप लोग कर दोगे। उसके बाद में सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में हुआ, ये भी आपको याद रह जाएगी। कला, इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है। कौन से धातु से हुई है? कल धातु से, जिसका अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख है। देखो वो मुख लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको भी अपनी वो सुधारनी है लेखन कला, तो इसको आप इसको सुख समझो। कोमल सुख वो कला है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से भी मानते हैं, ये भी एक्सप्लेन है। इस कड़ धातु का मतलब भी, जिसका अर्थ प्रसन्नता एवं मस्ती है, ये एक ही चीज है। यदि आप दोनों में से एक भी लिखवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी में आर्ट, और आर्ट का जो उपयोग है वो 13वीं शताब्दी में किया गया। और आर्ट, इसको भी डिफाइन कर लो, आर्ट की उत्पत्ति लैटिन के ARS अर्स से हुई है। इसको भी आगे आप कर सकते हो। आर्ट को ग्रीक में टेक्सन या टेक्ने कहा जाता है, जिसका अर्थ नैपुण्य लिखा हुआ है। नैपुण्य को आप निपुण समझे, भी किसी भी कार्य को करने में बंदा निपुण है, मतलब उसके अंदर वो स्किल है। तो ये स्किल से संबंधित शब्द है, निपुण होना किसी कार्य को करने के लिए, वो कला है। अब देखो कितनी आसान सी ये परिभाषा तैयार की है, आपको ये याद हो जाएगी। ये कला की व्याख्या है, कला का अर्थ है कुशलता पूर्वक किया गया कोई भी कार्य जिसका कोई उद्देश्य है, वह कला है। इतनी सी बात है। फिर मानवीय भावों, विचारों, अनुभूतियों को व्यक्त करने की तकनीक कला है। कोई भी तकनीक है जो अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर रही है, उसको आप तकनीक, उस तकनीक को आप कला कह सकते हो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कला कम्युनिकेशन है। वो कैसे है? कलाकार अपनी कलाकृति के द्वारा रूप, आकार, सुंदर, आदर्श एवं परिस्थिति अथवा सामाजिक हित से जुड़ा कोई संदेश देते हुए अपने भावों, विचारों को व्यक्त करता है, यह उसकी कला है। अब इस बात को आप कैसे समझोगे? जैसे कि मान लो कि कोई पोर्ट्रेट है या कोई ऐसा सीन है, उस सीन के जरिए वो कलाकार आपको संदेश दे रहा है। जैसे कि कोई मूवी है, या जैसे कि आप कोई सीन, कोई सीनरी देखते हो, उसको वो आपको जब दिखती है तो आपको देखने के बाद में खुशी होती है। तो जो कलाकार है पहले उस चीज़ को अपने जहन में उतारता है और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसको वो बनाता है। तो कोई भी कलाकार, आर्टिस्ट अपनी कलाकृति को, जो उसके मन में विचार हैं, उसको रूप, आकार देने के लिए या आप लोगों को बताने के लिए किसी न किसी माध्यम का यूज करेगा, और उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ संदेश देना चाहता है या देता है। वो उस माध्यम के जरिए हम और आपसे जुड़ता है, हम लोग उससे जुड़ते हैं, आप उससे जुड़ते हो, यही कला है। तो आप देखो इसकी कला की आप अपने हिसाब से कितनी परिभाषाएं बना सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कला कम्युनिकेशन है, संचार है, एक दूसरे से जुड़ने का एक माध्यम है। अपने विचारों, अपनी खुशी, अपने भावों को, अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने की एक टेक्निक है, वो कला है। देखो ये बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है। अब हम लोग यदि इसको और डिफाइन करें, ये देखो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से यदि आप 1-2 भी लिख दोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। मैंने इस हिसाब से ये 4-4, 5-5 इसकी परिभाषाएं बनाई हैं। ये भी कला की परिभाषा है। यदि आप ये लिखोगे इससे भी आपको नंबर मिलेंगे, यदि आप ये लिख दोगे इससे भी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा आपने वहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट है जो हमने लिखने वाला पेपर देना है। सपोज करो कि हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर जाएं और काफ़ी क्वेश्चन हमें याद रहे, लेकिन टाइम 3 घंटे का मैंने आपको बताया था, तो हमें वहाँ पे मैनेज भी करना है भी किस तरीके से, कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना लिखना है। याद हम लोग काफ़ी कर जाएंगे। तो इसमें से आप कुछ भी ये जो लिखी हुई है 4 लाइनें भी उठा लोगे, लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बाकी आप इसको अपने शब्दों में लिखना। ये सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ये अपने शब्दों में है। हम लोग यदि आगे बात करें, ये सब हमने एक्सप्लेन कर लिया। मानव अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने हेतु किसी न किसी माध्यम और भाषा का प्रयोग करता है, जैसे चित्रण, लेखन, हाव भाव, अभिनय, नृत्य, संगीत etc। यही सब कला है। अब आप इन 3 लाइनों से क्या समझते हो? जैसे कि कोई भी पर्सन है,
वो अपनी कला को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम का यूज करेगा। जैसे कि ये नहीं है कि केवल चित्र बनाना ही चित्रकला होगी। कोई राइटर है, वो अपने विचारों को लिख रहा है, बुक लिख रहा है, तो वो भी एक उसकी एक कला होगी। मतलब जो मनुष्य के अपने अंदर विचार, भाव, खुशी, दुख, प्रसन्नता है, उसको व्यक्त करता है, वही कला है। आप यूं समझ लो, देखो कला एक वो आप वस्तु समझ लो, टेक्निक समझ लो, जो खुद को भी खुशी दे और दूसरे को भी खुशी दे, वही कला है। जैसे कि मान लो कि कोई कॉमेडियन है और वो अपनी कॉमेडी के द्वारा आपको मनोरंजन दे रहा है, लेकिन उसको कॉमेडी करने से उसको आनंद आ रहा है, तो ये भी उसकी कला है। जिस प्रकार से अभिनेता है, कोई चित्रकार है, पोर्ट्रेट बना रहा है, वो पोर्ट्रेट बनाने से उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, और आप उस बनी हुई पोर्ट्रेट को देख रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक कला है। तो कला जुड़ने और जोड़ने का माध्यम है। तो अब ये देखो, कोई ऐसा कार्य जिसके करने से आनंद की प्राप्ति हो, सौंदर्य, अभिव्यक्ति, सौंदर्य बोध, मौलिकता एवं रचना, संस्कृति तथा सृजनात्मकता उत्पन्न हो, वह कला है। कला क्रिएटिविटी है। देखो ये जो शब्द है, इसको आप समझ सकते हो क्रिएटिविटी, कुछ भी क्रिएट करना, कुछ सर्जन करना, निर्माण करना, वो कला है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कला की जो अवधारणा है, व्याख्या है, वो समझ में आ गई होगी। बिल्कुल मैंने बिल्कुल सरल भाषा में ये लिखा हुआ है, ये एज इट इज। जब पीडीएफ की आप 2 बार रीडिंग लगाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो कला से संबंधित कुछ भी पूछ लिया जाता है तो हमने लिखना यही है, बड़ा आसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिख दोगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इससे संबंधित और जो बातें लिखी हुई हैं, आप यदि और अच्छा भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ये देखो, जो हमारे पुराने विद्वान हैं, राइटर हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी हुई है। आपको यदि कुछ आता है तो आप भी परिभाषा दे सकते हो। लेकिन मान लो हम लोग लिखते हैं, अच्छा यदि हमें याद हो जाता है, यदि लिखने वाले जो अपने एग्ज़ाम होते हैं उसमें यदि इन्वर्टेड कोमा में आप लिखोगे प्लेटो, अरस्तु, फ्राइड, रस्किन, तो इसके आपको नंबर मिलेंगे और पक्का मिलेंगे। और यदि आप नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं है कि आपके कट जाएंगे या लेकिन आपको मिलेंगे नंबर। लेकिन यदि आप लिखते हो तो अच्छा रहेगा। ये देखो, मैंने सरल सरल सी आपके लिए लेके आए हैं। प्लेटो को आप जानते ही हो। देखो, हम लोग जब पढ़ते थे हिस्ट्री, तो हमारे सर थे वो प्लेटो को अफलातून कहा करते थे। तो आप इसको अफलातून से याद कर लो कि अफलातून ने कौन सी परिभाषा दी है। जो हमारे प्लेटो जी हैं वो अफलातून है, और है भी अफलातून। आपको ये प्रत्येक सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, इंग्लिश में, सोशोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, प्रत्येक सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। ये बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक हैं। देखो, अफलातून प्लेटो जी ने कौन सी दी है? कला सत्य की अनुकृति है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अरस्तु कला अनुकरण है, ये एक एक लाइन की है। फ्राइड ने कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। रस्किन ने कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है। हिगेल ने कला भौतिक सत्य को व्यक्त करने का माध्यम है। रविंद्रनाथ टैगोर तो आपको याद रह ही जाएगा, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कह रहे हैं कि कोई कलाकार अपनी कला से वो खुद की अभिव्यक्ति करता है, ये इस परिभाषा का है। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब कला का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। आपसे यदि वो 3 नंबर का पूछ ले, 4 का पूछ ले या 5 का पूछ ले, उसमें हमने क्या लिखना है, कला क्या है। तो आपने लिखना है कोई भी ऐसा कार्य जो किसी उद्देश्य को लेके किया गया हो और उस कार्य को करते हुए उसने किसी कौशल, स्किल का यूज किया हो, उस तकनीक को कला कहते हैं। कोई ऐसा कार्य जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, मनुष्य अपने भावों, विचारों, खुशियों, गम को व्यक्त करे, वो उसकी कला है। एक कलाकार जो चीज़ देखता है उसको वो अपने हिसाब से लेखन कला में उसको चीज़ को आपके सामने पेश करे, आपसे कम्युनिकेट हो, संचार करे, चित्र के माध्यम से हो, कुछ भी वो माध्यम उसका जो है उसके जरिए वो आपसे जुड़ता है। तो मेरे हिसाब से कला की जो डेफिनेशन है वो अपने शब्दों में कंप्लीट होगी। अब कला के लिए आपको किसी ग्रंथ उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में लिखो कला क्या है। तो कला का इंट्रोडक्शन, कला का अर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस कला का हम आगे इसका डिफाइन करेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ये जो 2-3 लेक्चर हैं, यदि आप रियल में समझोगे तो ये सारा का सारा हमारा सिलेबस ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है
जो इसका कला का जो हम लोग डिवाइडेशन करेंगे अब उस पे चलते हैं। तो कला को गुणों के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये कला का अपना रह गया था, इसके अंदर आपको भारतीय दर्शन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कला को सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। जो सत्य है वही सुंदर है और कला है। सत्यम शिवम सुंदरम तो आपने सुना ही हुआ है। कुछ ही यदि सारा कुछ ही भूल जाओ तो आप लिख देना सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि सत्य है वही कला है। कितना आसान है। भारतीय प्राचीन साहित्य में कला को शिल्प, कलाकार को शिल्पी। भारतीय प्राचीन साहित्य में कला को शिल्प और कलाकार को शिल्पी। अब इसको आप समझ लो भी, जो कुछ कलाकार है, कुछ वो शिल्प कर रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ मूर्ति बना रहा है, उसको शिल्पी का है। उकेरने वाला, कुछ करने वाला, उसको शिल्पी कह दिया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नृत्यक, वादक एवं गायक को शिल्पी का है। अब देखो कोई नृतक है, वादक है, गायक है, उसको शिल्पी का है, और यहाँ पे कला को शिल्प और कलाकार को शिल्पी। तो इन दोनों को कोरिलेट करके भी आप समझ सकते हो ये एक ही बात बोल रहे हैं। अब जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, मैंने सीधा लिख दिया, देखो आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगा। यजुर्वेद, कादंबरी, कामसूत्र, अग्निपुराण, शुक्र, नीतिसार, इन सब में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। यदि क्वेश्चन आ जाए 64 कलाओं का उल्लेख किस किस में मिलता है, तो आप लिख देना यजुर्वेद, कादंबरी, कामसूत्र, अग्निपुराण, शुक्र, नीतिसार में। यदि और पूछ लेता है यजुर्वेद में कितनी कलाएं बताई गई हैं, तो आप 64 बता देना। कादंबरी में कितनी है, 64 बता देना। ये मैंने एक लाइन में आपके 5-6 क्वेश्चन कर दिए। अब ललित विस्तार में 86। अब ललित विस्तार एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन पुस्तक है, उसके अंदर कितनी कलाएं हैं, 86 हैं। प्रबंध कोश में कितनी है, 72 हैं। क्षेमेंद्र ये जो राइटर का नाम है, कला विलास उसकी पुस्तक है, उसके अंदर उसने अलग अलग उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कलाएं बताई हैं। तो क्षेमेंद्र का जो कला विलास है उसके अंदर जनों, उपयोगी, सुनारों की, सुनारों लिखा हुआ है, सुनारों की कितनी कलाएं हैं, सुनारों की, कायस्तों की 16, सुनारों की और कायस्तों की कितनी है, 16। फिर भेषज की 10 कलाएं लिखी हैं। सार कलाएं कितनी हैं, सार कलाएं 100 है, 100 है। पुरुषार्थ की कलाएं कितनी है, 32 है। पुरुषार्थ मैंने वैसे लिख दिया भी, पुरुषार्थ ये 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर आप लोग इसकी PDF की रीडिंग लगा लेना, उससे आपको आ जाएगा। आपको कोई भी बुक आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अब हमने कला को डिफाइन कर लिया, कला हमने समझ ली भी कला क्या है, और उसको अपने शब्दों में समझ लिया, और अपने शब्दों में हम उसको लिखने के लिए तैयार भी हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी इस कला का हमने डिवाइडेशन किया है, गुणों के आधार पर कला का वर्गीकरण भी, कला को कैसे हम लोग बांट सकते हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो देखो कला का एक प्रकार है ललित कलाएं, और दूसरा प्रकार है उपयोगी कलाएं, जिसको हम लोग व्यवसायिक भी कह सकते हैं, जो कि व्यवसाय से किसी बिजनेस से, किसी कार्य से, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, आप ऐसा समझ लो। और उपयोगी क्यों है, क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई है, हमारी जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक सुख है, उससे जुड़ी हुई है। तो इसको आप अपने आप से जोड़ लेना। दैनिक जीवन में जो भी हम लोग वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो कौन सी कला है, वो उपयोगी कला है। अब इसकी यदि हम लोग बात कर लें ललित कलाएं, तो ललित कलाएं जो हैं वो कौन सी हैं, वह कला जो हमें सौंदर्य बोध, आध्यात्मिक चेतना, बौद्धिक सौंदर्य, मौलिकता, रचनात्मकता, आनंद की प्राप्ति, संस्कृति, सौंदर्य अभिव्यक्ति, दृश्य कला, रचनात्मक कलाएं, मंचीय कलाएं। अब ललित कलाएं कौन कौन सी हैं, इस प्रकार की कला जिससे हमें संस्कृति का पता चलता हो, वो ललित कला की श्रेणी में आ जाएगी। कोई बौद्धिक सौंदर्य है, उसका हमें ललित कला के अंदर आ जाएगा। आध्यात्मिक चेतना से रिलेटेड है, वो भी ललित कला में आ जाएगी। अब ये रचनात्मकता, ये क्रिएटिविटी है, कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी ललित कला में आएगा। मौलिकता, मतलब ये जो शब्द हैं इसको आप थोड़ा सा भी जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मंचीय कलाएं कौन सी हैं, जिसको स्टेज परफॉर्मेंस है, वो आपकी मंचीय कलाएं हो जाएंगी। रचनात्मक कलाएं
जो कि गति से संबंधित होगी, उस हिसाब से ये आपकी होगी। तो गुणों के आधार पे हमने कला को दो भागों में बांट लिया। इसके बाद हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। उपयोगी कला, व्यवसायिक कला की यदि हम लोग बात कर लें, भौतिक सुख सौंदर्य, भौतिक आवश्यकताओं से रिलेटेड जो कला है, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं, कलाकृतियों का निर्माण। ये देखो, ये बिल्कुल आसान है। ये यूं कह रहे हैं भी, जो कला का एक जो प्रकार है उपयोगी कलाएं, जिसको व्यवसायिक भी कह सकते हैं, वो क्या है, किससे रिलेटेड है? भौतिक सुख, जो दिन भर हम भौतिक जो सुविधाएं ले रहे हैं, भौतिक वस्तुओं का यूज कर रहे हैं, उन वस्तुओं को यूज करने के बाद में जो हमें सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, वो ये वाली कला है। इसको हम लोग आगे भी डिफाइन करेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग, जैसे कि मैं एक लेवल की बात करूं तो देखो, आप सब एमए, बीएड और कई तो मेरे ख्याल से पीएचडी भी होंगे आप में। तो मेरे को ऐसा लग रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको आएगा, क्योंकि ये क्लास ग्रुप डी, ग्रुप सी की नहीं है। ये तो बस एक एनवायरनमेंट है और आपको समझ में ये बड़े आराम से आ जाएगा। तो कला को हमने गुणों के आधार पे डिवाइड कर लिया, इसको फिर हम अब आगे लेके चलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, कला की हमने व्याख्या कर ली, डिवाइड कर लिया, ललित कलाएं, उपयोगी कलाएं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हाँ जी, अब देखो, ललित कला को हमने फिर आगे डिफाइन किया है। आसान काम नहीं है ये, लेकिन आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए है। हमारा जो सारा सिलेबस है, जो हमारे 53 मार्क्स हैं, वो आप ये समझ लो भी इसके चारों तरफ ही घूमेगा। ढंग से हम लोग ये भी करके तो भी हमारे नंबर आएंगे। तो ललित कला को अब हमने दो भागों में बांट लिया। पहले हमने कला को दो भागों में बांटा, ललित कला और उपयोगी कला। अब हमने वहां से ललित कला को उठाया है, ललित कला को दो भागों में बांटा है। उसके बाद में होगी ललित कला का पहला पार्ट हो गया दृश्य कलाएं, और उसकी दूसरा पार्ट हो गया उसका मंचीय या प्रदर्शनकारी या गत्यात्मक। तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ललित कला का एक पार्ट हो गया दृश्य कलाएं। अब दृश्य कलाओं को भी हम लोग आगे और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे। दृश्य कला की डेफिनेशन है, उसकी विशेषताएं हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। लेकिन एक बारी दृश्य कलाएं, वैसे यदि हम लोग बात करें, दृश्य कलाएं कौन सी हैं? जो हमारी आंखों से संबंधित है, जिनको हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो दृश्य कलाएं हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसका अर्थ है। देखो, दृश्य कलाएं में अब कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी? चित्रकला, और भी आती होंगी इसके अंदर, लेकिन ये मेन है चित्रकला। चित्रकला क्या है? भाव, तत्व, विचारों, कल्पनाओं को प्रकट करना। अब चित्रकला क्या है? भाव, तत्व, विचारों, कल्पनाओं को प्रकट करना। ब्रैकेट में लिखा है इसके व्यंजना आश्रित। कहने का मतलब यूं है, किसी माध्यम पे अपने भावों, विचारों को उकेरना। जैसे कि पेपर है, या कोई दीवार है, या कोई पोर्ट्रेट है, वो चित्रकला से संबंधित आ गया। तो दृश्य कला का एक ये प्रकार हो गया। वास्तुकला, वास्तुकला क्या है? ये आर्किटेक्ट से संबंधित है। जो इंजीनियर हैं या जो नक्शा नवीस हैं, वो अपनी जो उनके माइंड में जो बड़े ऊंचे जो मैप आते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कला है वास्तुकला। इसमें लिखा है मानव की उच्च आकांक्षाओं, विशाल योजनाओं को भौतिक माध्यमों द्वारा प्रकट करना आकार आश्रित कला है। जैसे कि वास्तुकला के अंदर हम लोग जो समझ रहे हैं भी, मान लो कि कोई इंजीनियर है, पहले वो उसके माइंड में जो मैप आया किसी घर का या किसी बिल्डिंग का, वो पहले उसको बनाएगा, फिर जो मिस्त्री होंगे प्रैक्टिकल काम करेंगे, फिर वो उस बिल्डिंग को खड़ी करेंगे, तो वो उससे संबंधित होगी। मुद्रा कला कौन सी है? प्राचीन टाइम के अंदर जो सिक्के, मोहरे हैं, जिनका छपाई के द्वारा या उनको गढ़ के बनाते थे, वो सिक्के और मोहरे होगी। प्रस्तर कला कौन सी है? भी मतलब किसी पत्थर के ऊपर गढ़ी हुई, बनाई हुई आकृति प्रस्तर कला हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने दृश्य कला को डिवाइड कर लिया, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग बात करें इधर प्रदर्शनकारी, मंचीय, गत्यात्मक कला। वो क्या है? संगीत कला। जैसे कि मान लो आप म्यूजिक की बात कर रहे हो, तो म्यूजिक के अंदर क्या होता है? स्वर, गीत एवं वाद्य यंत्रों द्वारा लहरियों, स्वरों, तालों का प्रस्तुतिकरण ध्वनि आश्रित, स्वरा आश्रित कला है। ये क्या है? किसी ने, कोई लिरिसिस्ट है, उसने गीत लिखा है, और उस गीत को उसने तो उसको लिखा है केवल,
और जो सिंगर होगा उसको, गाने वाला, वो उसको स्वर देगा, और जो म्यूजिशियन होंगे वो उसको म्यूजिक देंगे। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करो भी जो लिरिसिस्ट ने जो शब्द लिखे हैं, जो काव्य लिखा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए जो ये चीज़ें यूज होंगी वो संगीत कला है। जैसे कि मान लो लिरिसिस्ट ने जो गीत लिखा, उसके जो शब्द हैं उसको एक जो सिंगर होगा वो गाएगा, म्यूजिशियन उसको संगीत देगा, वाद्य यंत्र वाले उसको वाद्य यंत्र बजाएंगे। तो अब देखो इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं। कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला है वो भी आर्टिस्ट है। अब उसको मजा आ रहा है वाद्य यंत्र बजा के, और आपको मजा आ रहा है वाद्य यंत्र सुन के। तो यही तो कला है। तो संगीत कला का यदि आपसे पूछ लेता है भी संगीत कला क्या है, तो आप सीधा सा इसकी भाषा यूं भी लिख सकते हो भी एक लिरिसिस्ट द्वारा लिखे हुए गीत को एक सिंगर द्वारा स्वर और म्यूजिशियन द्वारा वाद्य यंत्रों के द्वारा म्यूजिक देना संगीत कला है। मेरे हिसाब से डिफाइन हो गया, ये आपको समझ में आ गया। नाट्य कला, अब नाट्य कला क्या है, इसका मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, नाटक करना। अब देखो नाटक करना भी एक कला है। नाटक क्या है, पहले जो आजकल जो धारावाहिक आते हैं, जो एपिसोड चल रहे हैं, उनको पहले नाटक ही बोलते थे, भी नाटक कितने बजे आएगा, DD1 चलता था, तो वो नाटक ये है। तो उसको हम लोग नाट्य कला कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, गीत भाव और तार से रिलेशन बनाते हुए अंग संचालन एवं इंद्रिक भावों को प्रस्तुत करना। अब देखो मैंने लिखा भी है, मुद्रा आश्रित, जैसे अभिनेता, कॉमेडियन, विलेन। अब आपको समझ में आना चाहिए भी, मान लो कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है या कोई धारावाहिक है, कोई एपिसोड है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, उस म्यूजिक और उस सीन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपके कैमरे के सामने जो अभिनेता होगा वो एक्सप्रेशन देता है। तो आप उससे समझ लो इसको भी, जो इंद्रिक भावों को व्यक्त कर रहा है, तो वो ये नाट्य कला होगी। आप भली भांति जानते हो भी एपिसोड के अंदर जो अभिनेता हैं, फिल्मों में जो हीरो हैं, वो ये वाली कला है, क्योंकि सीन की डिमांड के अकॉर्डिंग वो आप हम सबको एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे कि मान लो कोई खुशी वाला सीन है तो फिर वो उसी हिसाब से एक्सप्रेशन देंगे। यदि मान लो कि कोई ऐसी, जैसे कि मान लो हम धारावाहिक की बात करें जो स्टार प्लस पे आते हैं, उसके अंदर आपको पता ही है वो फेस दिखाते हैं, पीछे से म्यूजिक चलता है, तो वो इस तरीके की है, मतलब ऑडियंस को कैसे बांधा जाए, वो कला ये है। तो नाट्य कला आपको समझ में आ गया। अभिनेता और कॉमेडियन विलेन जो हैं सीन की डिमांड के अकॉर्डिंग और म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो अपने एक्सप्रेशन देते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे को मनोरंजित करते हैं, वो होगी आपकी नाट्य कला। अब नृत्य कला क्या है, ये भाव अभिनय है, मतलब ऐसी कला जो अभिनय से संबंधित है और भाव है। इसको कैसे व्यक्त करेंगे, गायन, वादन, संगीत, ताल से रिलेशन बनाते समझते हुए अंग संचालन करके खुशी आनंद को व्यक्त करना। अब नृत्य करना क्या है, ये डांस है जी, नाचना है। जैसे कि मान लो हमारे जो घरों में या परिवारों में या जो उत्सव होते हैं शादी ब्याह पे, उसके ऊपर ये डांस का किया जाता है। लेकिन इसको आप लोग डीजे से मत जोड़ लेना, वो डीजे वाला ये नृत्य कला नहीं है, ये दूसरी है। जैसे कि मतलब पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई डांसर है, तो वो म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, या जो भी ढोल नगाड़ा है उससे ताल बनाते हुए अपनी खुशी को व्यक्त करता है। आप इसको यूं समझ लो, मतलब ढोल पे ढोल की जैसे ताल बज रही है, उसी हिसाब से वो अंग संचालन कर रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, हाथ इधर उधर कर रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, तो वो ये नृत्य कला होगी। इसको आप कैसे समझोगे, अब आप यूं समझ लो कि देखो यदि हम लोग पुरानी फिल्मों की बात करें तो फिर गोविंदा है, गोविंदे की आप कोई मूवी देख लेना या कुछ भी देख लेना, उसमें आपको इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको दृश्य कला और प्रदर्शनकारी जो मंचीय गत्यात्मक कला है वो क्लियर होगी। आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ लेना, बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। आप थोड़ा भी लिखोगे तो बड़े आराम से आप इनको लिख पाओगे। अब देखो और भी डिफाइन किया हुआ है, दृश्य कलाएं रूप से रिलेटेड इसलिए रचनात्मक कलाएं भी कहलाती हैं। दृश्य कलाओं के संबंध में है भी जो नेत्रों से संबंधित है, आकार से संबंधित है, उसको हम लोग रचनात्मक कलाएं भी कहते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी है इसके अंदर। मंचीय कलाएं गति पर आधारित हैं, तो गत्यात्मक
गत्यात्मक एवं प्रदर्शनकारी कलाएं कहलाती हैं। मंचीय कलाएं ये रही जो कि गति पर आधारित है, जैसे कि मान लो अब ये एपिसोड चल रहा है या कोई मूवी चल रही है या कोई डांस कर रहा है तो वो एक्टिव होगा, मोबाइल होगा, मतलब वो शिथिर नहीं है, तो ये गति पर आधारित है, इस कारण ये गत्यात्मक या प्रदर्शनकारी कलाएं होगी। प्रदर्शनकारी कैसे होगी? कोई डांस कर रहा है तो वो अपने डांस का प्रदर्शन कर रहा है, कोई अभिनय कर रहा है तो फिर वो अपना अभिनय कर रहा है। इसी प्रकार से कोई संगीत कला है, कोई म्यूजिक दे रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, तो वो उसी हिसाब से ये प्रदर्शन कर रही हैं। उस प्रदर्शन के जरिए वो आपसे और हमसे जुड़ रही है। वो उन कलाकारों को ये करने में मजा आ रहा है और हम लोग ऑडियंस हैं, हमें देखने में मजा आ रहा है, बस यही कला है। दैनिक जीवन यापन में उपयोगी वस्तुओं के निर्माण से रिलेटेड कला उपयोगी या व्यवसायिक कलाएं हैं। अब देखो, दैनिक जीवन यापन में जो हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं, दिन सुबह से लेकर शाम तक, जो हम लोग सवेरे उठते ही जो कप में चाय पीते हैं वो भी एक किसी कलाकार ने, किसी ने मिट्टी से, चीनी मिट्टी से बनाया होगा, किसी कारीगर ने, तो वहाँ से शुरू हो जाती है ये। उसके बाद आप कुछ भी सोचो, भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारी जो वस्तुएं हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी किसी कारीगर, कलाकार ने, किन्हीं हाथों ने, मशीनों ने वो बनाई होगी, तो हम लोग उनको यूज कर रहे हैं। तो दैनिक जीवन यापन में उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो सारी की सारी व्यावसायिक कलाएं हो जाएंगी। इसको हम लोग और आगे डिफाइन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ललित कला के जो दो पार्ट हैं, दृश्य कलाएं एवं प्रदर्शनकारी कलाएं, आपको समझ में आ गई होंगी। ये पीडीएफ है, ये नोट्स, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम लोग इसको आगे डिफाइन करते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या है। अब देखो, हमने वहाँ पे जो डिफाइन किया था ललित कला को कर लिया था। अब जो कला के गुणों के आधार पे हमने जो दो पार्ट किए थे, उसका एक पार्ट ये है उपयोगी, व्यवसायिक और भौतिक जगत से रिलेटेड। भौतिक जगत कौन सा है? भौतिक जगत हम हैं, जो हम लोग भौतिक वस्तुओं का यूज करते जा रहे हैं, प्रयोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी चीज़ का आप नाम लोगे वो सब भौतिक जगत से संबंधित है। उनको बनाने वाली जो कारीगरी है, कला है, वो हमारी उपयोगी या व्यवसायिक कला में आएगी। इसको भी हमने बांट लिया। जो हमारी टीम है, देखो उन्होंने अपने हिसाब से कितना अच्छा आपके लिए आसान बनाया है। ये देखो, उपयोगी व्यवसायिक कला की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, नहीं आई तो नीचे भी और भी लिखी हुई है, इससे बिल्कुल आपसे जुड़ जाएगी ये उपयोगी कला। आप भूल जाओगे तो वहाँ पे जाके याद कर लेना भी सवेरे उठ के हमने आज पेपर देने आए हैं, चाय पी थी, तो वो उपयोगी कला है, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो, इसको हम पढ़ते हैं। इस उपयोगी कला को हमने दो भागों में बांटा है। हस्तकला, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। आपने सुना होगा हैंडीक्राफ्ट्स की जो ग्रुप है या जो लेडीज बनाती हैं हैंडीक्राफ्ट्स, काफ़ी हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं, ये वो है। ये हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? हाँ जी, ये आगे मेरा इससे में टच हो गया। ये दृश्य कला आ गई, देखो आपके लिए ये तैयार है। हाँ जी, ये देखो, ये अपनी साइड जो स्लाइड है वो आ गई। हम लोग बात कर रहे थे उपयोगी व्यवसायिक कलाएं भौतिक जगत से रिलेटेड। हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट्स, मैंने आपको इंग्लिश में क्लियर कर दिया, ये भी उपयोगी कला है। उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आ जाएंगी। वस्त्रालंकरण, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, उनके ऊपर जो वो की हुई है धागे से, सुई से जो कढ़ाई की हुई है, वो है हस्तकला के अंदर आएगी। फिर है काष्ठ शिल्प। अब काष्ठ शिल्प क्या है? पुराने जो लोग हैं वो तो काष्ठ का उनको पता है। जैसे कि मान लो हम लोग बात करें भी काठ मंडी है, तो काठ मंडी क्या है? वो लकड़ से संबंधित है। तो ऐसा कोई भी किया गया कार्य या कोई इस प्रकार की कला जो लकड़ी से संबंधित है। अब लकड़ी से संबंधित क्या हो गया? लकड़ी है, लकड़ से कुर्सी बनी, मेज बना, उससे हम उसके ऊपर हम लोग बैठे, तो वो काष्ठ शिल्प है। अब काष्ठ शिल्प जैसे कि हमारे गांवों के अंदर पहले कारपेंटर होते थे, अब भी है कारपेंटर, लेकिन आधा काम चलो उन्होंने मशीनों ने ले लिया। तो ये काष्ठ शिल्प वो है भी लकड़ी से कोई भी उपयोगी वस्तु का निर्माण कर रहा जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो। जैसे कि मैंने आपको कला
का जो हमने डिफाइन किया था तब आपको बताया था भी कोई भी ऐसा कार्य है जिसको करने से उद्देश्य पूरा हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ कौशल हो। ऐसा नहीं है भी लकड़ ली और लकड़ के टोटे टोटे कर दिए, बना तो कुछ नहीं, वो कोई उद्देश्य नहीं हुआ, वो चीज़ हमारे काम नहीं आई। इसका मतलब यूँ है भी लकड़ से जो कुर्सी बनाई गई है उसका कलर, पेंट, उसकी उपयोगिता, उसके ऊपर हम लोग आराम से बैठ पाए, वो काष्ठ शिल्प कहलाएगी। न कि ऐस मान लो कुर्सी तो बनाई, बैठती उस पर गिर गए तो उसको हम कला नहीं कहेंगे, फिर तो उसको स्किल उसके अंदर यूज करनी पड़ेगी, उसको फिर ठीक करना पड़ेगा कारपेंटर को, तो हम लोग बैठ पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कला से जुड़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या है, धातु शिल्प। धातु जो भी मतलब हमारे मेंटल है, लोहा है, तांबा है, कांसा है, उनसे जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, बर्तनों से इसका आप एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें धातु से बनती हैं। फिर है मरण शिल्प। मरण शिल्प क्या है, ये मिट्टी से संबंधित है। मिट्टी से जो प्राचीन टाइम में मूर्तियाँ बनती थी, अब भी बनती जा रही हैं, वो ये मरण शिल्प है। और हस्तशिल्प मैंने आपको बता दिया हैंडीक्राफ्ट्स है। अब है सजावटी वस्तुएं, सोने चांदी के गहने, जो हमारे सुनार है, वो जो गहने बना रहे हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। सजावटी वस्तुएं सारी की सारी वो भी इसी कला के अंदर आएंगी। अब हम लोग इधर आ जाते हैं यांत्रिक कलाएं। ये कौन सी हैं, ये किसी न किसी माध्यम या मशीन के द्वारा जो आर्ट परफॉर्म की जाती है, ये वो है। जैसे कि फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी करने के लिए हमें कैमरा चाहिएगा या हमें फ़ोन चाहिएगा, उसके माध्यम से फ़ोटो ली जाएगी, तो ये फिर यांत्रिक कलाएं होगी भी। किसी ना किसी यंत्र से संबंधित जो कलाएं हैं वो यांत्रिक कलाएं हैं। जैसे कि फोटोग्राफी होगी, विज्ञापन हो गया, चलचित्र हो गया, छायाचित्र हो गया। अब चलचित्र क्या है, ये मूवी है, विज्ञापन एडवर्टाइजिंग है, तो ये सब यांत्रिक कलाएं आ जाएंगी। इसको हम लोग आगे जाके बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। अब हम लोग एक बारी इसी को और समझने की कोशिश करते हैं भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपने शब्दों में कैसे लिखना है। तो अपने शब्दों में इसको सीधा लिखो आप, ये जो डेफिनेशंस है इसको सीधा लिख दो। उपयोगी या व्यवसायिक कला, यह कला किसी बिजनेस, वर्क, व्यवसाय, प्रोडक्शन, उपभोक्ता से रिलेटेड होती है। उपयोगी या व्यवसायिक कला कौन सी है, जो हमसे रिलेटेड है, हमें जिन वस्तुओं की ज़रूरत है उनका निर्माण जिस कला से हो रहा है वो उपयोगी कला है, आप सीधा यूं समझ लो, या वो व्यवसायिक कला है। देखो, मूलभूत आवश्यकताओं, दैनिक जीवन में उपयोगी भौतिकवादी वस्तुओं को बनाने की कला। सुबह से लेकर शाम तक दैनिक जीवन में हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, चाय के कप से लेके चम्मच, बेड, जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो भी आपको नज़र आ रहा है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? मूलभूत आवश्यकताएं आपको पता ही है। मूलभूत आवश्यकताएं दैनिक जीवन में उपयोगी भौतिकवादी वस्तुओं को बनाने की कला क्या है? उपयोगी कला है। अब देखो, आपने बड़ा अच्छा लिखा, उसमें भी आपने डिफाइन कर दिया। यदि थोड़ा सा आप निष्कर्ष को रूप में नीचे लिख दोगे तो एग्जामिनर पे बड़ा इफेक्ट जाएगा। इसको और डिफाइन कर दो आप, वो भी अपने शब्दों में लिखना, आपने किसी किताब का नहीं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपयोगी कला किसी उद्देश्य को लेकर तैयार की जाती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया भी। मान लो किसी उद्देश्य को लेकर यदि कोई काम किया गया है तो वही कला है। जो मानव की व्यवहारिक प्रायोगिकता को प्रभावित कर यह बताती है कि उसके खाने पीने, पहनने एवं उपयोग की कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक एवं उपयोगी तथा उपयोग है। अब आपका ये वाला मूलभूत आवश्यकता वाला जो एक थोड़ा हार्ड सा लग रहा था मुझे, वैसे इतना हार्ड है नहीं, वो है ये भी। दैनिक जीवन में सुबह से लेके खाने पीने, पहनने, उपभोग, उपयोग की कौन कौन सी वस्तुओं का आवश्यक एवं उपयोगी है मनुष्य के लिए, वो उपयोगी कला है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। उपयोगी और व्यवसायिक कला भी पता चल गई, आपको ललित कला भी पता चल गई, सारा आपका क्लियर हो गया ये। तो ये आप इसको एक बार यहाँ तक समझो और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो भी बिल्कुल आपको सरल शब्दों में होगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।